तो पहले हम लोग एक्वा रेजिया के बारे में समझते हैं। तो देखिए, एक्वा रेजिया यानी कि रॉयल जल का लैटिन शब्द। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। मतलब एक्वा रेजिया जो है वो मिश्रण है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग लिया जाता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 भाग लिया जाता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती है। अगर ये दोनों अम्ल को अलग अलग रखें तो उन दोनों में ये क्षमता नहीं है कि गोल्ड को गला सके, किंतु जब इसको मिश्रण बना दिया जाता है तो गोल्ड को वो गला सकता है, यानी कि गलाता है। एक्वा रेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। एक्वा रेजिया एक प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। आइए अब समझेंगे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। यानी कि अन्य धातु लवण के जो विलयन होंगे उनके साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है, आइए समझा जाए। तो इसे हम लोग क्रियाकलाप 3.12 से सीखेंगे। देखिए ध्यान से, कॉपर का एक स्वच्छ तार लेना है एवं आयरन की एक कील लीजिए। मतलब एक स्वच्छ कॉपर का तार लेना है और एक आयरन की कील लेना है। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन में, यानी कॉपर के तार को कहाँ पर रखना है, ऐसे परखनली में जिस परखनली में आयरन सल्फेट का विलयन है, तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखेंगे जिस परखनली में कॉपर सल्फेट के विलयन। ठीक है, तो यानी कि एक परखनली में आयरन सल्फेट है और दूसरे परखनली में कॉपर सल्फेट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीला दिख रहा है और ये आयरन सल्फेट का है जो यह पीला वाला जो है। तो आयरन सल्फेट के विलयन में देखिए कॉपर के तार को रखा गया है और कॉपर सल्फेट के विलयन में देखिए लोहे के कील को रखा गया है। ठीक है, 20 मिनट के बाद अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। माने 20 मिनट के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है उसको रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है, आपको जो यहाँ देखेंगे तो किस में आपको लगता है कि अभिक्रिया हुई है, इसका क्या पता चलता है। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ अभिक्रिया हुई है, तो कुछ तो दिखाई दिया होगा, इस क्या पता चलता है कि अभिक्रिया हुई है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। कोई आधार आपको लगता होगा, तो वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर आप बताते हैं कि ये अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अभी जो अभिक्रिया हुआ उसका संबंध आपको पिछले जो क्रियाकलाप है उससे कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ जो अभिक्रिया हुआ है जिसमें आप 3.12 में जो अभी अभिक्रिया कराएं और जिसमें अभिक्रिया हुई है उसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस सब हम लोग नोट्स में सब कुछ लिखेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी को समझ रहे हैं। उसके बाद जब आप रासायनिक समीकरण को, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख देंगे, उसके बाद आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, अभिक्रियाशील धातु जो होता है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। एक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को
उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। पिछले खंड हम लोग ये देख चुके हैं, जानते हैं कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता एक समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की। हम लोग जो अभिक्रियाशीलता की जांच कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ किए, जल के साथ किए, अम्ल के साथ किए, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बहुत सारे धातुएं ऐसी थी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं की, जल के साथ भी नहीं, अम्ल के साथ भी नहीं। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते, क्योंकि सभी रिएक्शन किया ही नहीं है, अभिक्रिया करा ही नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो उसको हम लोग अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। देखिए, हम लोग अध्याय 1 में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, तो कहीं न कहीं वो अभिक्रिया भी धातुओं की अभिक्रियाशीलता का प्रमाण देने में एक उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, अगर धातु A धातु B को जो विलयन के रूप में है और वो इसको विस्थापित कर देता है, देखिए यह विस्थापित तो खाली B बना यहाँ पर, देखिए सिर्फ। तो अगर कोई धातु A है और धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से निकाल देता है, तो इससे पता चलता है कि B के तुलना में A ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए पर किस तरह लिखा गया है कि धातु A B का लवण विलयन, तो A ने क्या किया, इसको हटा दिया और यहाँ बन गया A का लवण विलयन और धातु B अलग हो गया है। तो क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर अथवा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ बताना चाहूँगा कि जब कॉपर को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि कॉपर उतना अभिक्रियाशील नहीं है कि वो आयरन को हटा सके। परंतु जब आयरन के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया गया तो यहाँ रिएक्शन देखने को मिला, अभिक्रिया हुआ, तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो इस अभिक्रिया के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि आयरन जो है कॉपर के तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील है।